हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 17 अक्टूबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि पैडा स्थानांतरण खेती या झूम खेती किस राज्य में की जाती है। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य में। अर्थात पैडा स्थानांतरण खेती या झूम खेती आंध्र प्रदेश राज्य में की जाती है। बात करें भारत में प्रचलित स्थानांतरण खेती या झूम खेती के विविध नामों के संदर्भ में, जैसे कि पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में स्थानांतरण खेती या झूम खेती को कुमारी नाम से जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र में खील के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। झारखंड राज्य में कुरवा के नाम से जाना जाता है। और उत्तर पूर्वी भारत में झूम के नाम से जाना जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि पश्चिमी घाट में झूम खेती या स्थानांतरण खेती को कुमारी नाम से जाना जाता है। हिमालय में खील के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। झारखंड राज्य में कुरवा के नाम से जाना जाता है। और उत्तर पूर्वी भारत में झूम के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन एसएससी के अलावा पीसीएस एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1905 में भारत के वायसराय कौन थे। तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन वर्ष 1899 से वर्ष 1905 तक भारत के वायसराय थे। बात करें लॉर्ड कर्जन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और इसे 16 अक्टूबर वर्ष 1905 को लागू किया था। यदि बंगाल विभाजन को वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वापस ले लिया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका आंसर है मैथियस सलाडेन और थियोडोर स्वान ने वर्ष 1838-39 में। अर्थात कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन मैथियस सलाडेन और थियोडोर स्वान ने वर्ष 1838 और 39 में किया था। बात करें कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो कोशिका प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। और जीवधारियों अर्थात जंतु और पादप का शरीर बहुत छोटे छोटे कोशिकाओं का बना होता है और इन्हीं कोशिकाओं को कोशिका कहते हैं। और कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक के अनुसार स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है। तो इसका आंसर है 50 मीटर। अर्थात ओलंपिक के अनुसार स्विमिंग पूल की लंबाई 50 मीटर होती है, जबकि स्विमिंग पूल की चौड़ाई 25 मीटर होती है। और इसमें 10 लेन होती है और हर लेन की चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि गीता चंद्रन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका आंसर है भरतनाट्यम से। अर्थात गीता चंद्रन का संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। बात करूं मैं भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकारों के संदर्भ में, जैसे कि फर्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, रुक्मणी देवी और सोनल मानसिंह आदि भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि इस्लाम धर्म में कौन सा पर्व शोक का होता है। तो इसका आंसर है मुहर्रम। अर्थात इस्लाम धर्म में मुहर्रम को शोक का पर्व माना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि देवदास और प्रणीता उपन्यासों के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अर्थात देवदास और प्रणीता उपन्यासों के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने की थी। इसका आंसर है रॉबर्ट हुक ने। और इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी, जबकि बैक्टीरिया के रूप में जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। और केंद्र की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने वर्ष 1831 में की थी। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा सदस्य बनने के लिए जरूरी योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। इसका आंसर है अनुच्छेद 84 में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 अर्थात आर्टिकल 84 में
संसद के सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन किया गया है। और संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति महोदय, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, जबकि राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1983 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका आंसर है कपिल देव। अर्थात वर्ष 1983 के क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। बात करूं मैं भारत और क्रिकेट विश्व कप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो भारत ने अभी तक 2 बार क्रिकेट विश्व कप और 2 बार T20 विश्व कप सहित कुल 4 बार विश्व कप जीते हैं। बात करूं मैं क्रिकेट विश्व कप के संदर्भ में, तो भारत ने 2 बार क्रिकेट विश्व कप जीता है। पहली बार वर्ष 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, जबकि दूसरी बार वर्ष 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। बात करूं मैं T20 विश्व कप के संदर्भ में, तो भारत ने अभी तक 2 बार T20 विश्व कप जीता है। पहली बार वर्ष 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में और दूसरी बार वर्ष 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गगे खुदाबख्श किस घराने से संबंधित थे? इसका आंसर है आगरा घराने से। अर्थात गगे खुदाबख्श का संबंध आगरा घराने से था। और गगे खुदाबख्श ग्वालियर घराने की ख्याल शैली को आगरा घराने से परिचित करने के लिए जाने जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि आबनूस, महोगनी, शीशम, रबर और सिनकोना जैसे पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। अर्थात आबनूस, महोगनी, शीशम, रबर और सिनकोना जैसे पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि पल्लव वंश का प्रथम सामंत कौन था? तो इसका आंसर है विजयालय। अर्थात विजयालय पल्लव वंश का प्रथम सामंत था और विजयालय ही चोल वंश का संस्थापक भी था, जबकि पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि विजयालय पल्लव वंश का प्रथम सामंत था और विजयालय ही चोल वंश का संस्थापक था, जबकि पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष का मिलान करें, यद्यपि इनमें सभी ऑप्शन सही हैं। बात करूं मैं ए ऑप्शन के संदर्भ में, तो वर्ष 1885 में बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इस अधिवेशन में कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह कांग्रेस अधिवेशन का पहला अधिवेशन था और कांग्रेस की स्थापना भी वर्ष 1885 में हुई थी। और सेकंड है वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रासबिहारी बोस थे और इस अधिवेशन को अर्थात वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन को सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिवेशन में अर्थात सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 समूह में बंट गया था, जिसमें कि प्रथम था गरम दल और दूसरा है नरम दल। और रासबिहारी घोष जो कि वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, नरम दल के नेता थे। और वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, यद्यपि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौशिकी उपनिषद किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद से। अर्थात कौशिकी उपनिषद ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। बात करूं मैं ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। और ऋग्वेद का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने किया था और ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है और इसके रचयिता धन्वंतरी हैं। बात करूं मैं ऋग्वेद से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तें हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। और ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को होता या होत्र कहा जाता है। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है और ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है, जबकि ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे नया है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, इसलिए सरस्वती नदी को नदीतमा की उपाधि दी गई है। और ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है।
और अस्तोमा सदगमय का वर्णन ऋग्वेद में ही किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि लकड़वाला समिति ने भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत का अनुमान कितना लगाया था। तो इसका आंसर है 36.3%। और योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए अर्थात गरीबी की माप के लिए वर्ष 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। और इस समिति ने अर्थात डी.टी. लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1993 में प्रस्तुत की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि पुरंदर की संधि में शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए। तो इसका आंसर है 23 किले। अर्थात पुरंदर की संधि में शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दिए थे। बात करूं मैं पुरंदर की संधि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो पुरंदर की संधि 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम और मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई थी। और इस संधि पर 11 जून 1665 को हस्ताक्षर किए गए थे। और इस संधि से अर्थात पुरंदर की संधि से शिवाजी ने जीते हुए 35 किलों में से 23 किले मुगलों को वापस कर दिए थे। और पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। और इस संधि के तहत शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजा गया था और उसे 5000 का मनसब दिया गया था। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि पुरंदर की संधि 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम और मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई थी। और मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब का प्रतिनिधि था। और इस संधि पर 11 जून 1665 को हस्ताक्षर किए गए थे। और इस संधि से अर्थात पुरंदर की संधि से शिवाजी ने जीते हुए 35 किलों में से 23 किले मुगलों को वापस कर दिए थे और शिवाजी को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। अर्थात इस पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को मुगलों की अधीनता को स्वीकार करना पड़ा था। और इस संधि के तहत अर्थात पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल शासक औरंगजेब के दरबार में भेजा गया था और उन्हें 5000 का मनसब भी दिया गया था। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। उसका आंसर है वर्ष 1885 में बम्बई में। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। और व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में अर्थात कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका आंसर है जे.बी. कृपलानी ने। अर्थात भारतीय संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी ने की थी। और इस समिति में कुल 12 सदस्य थे और इस समिति की अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी ने की थी। बात करूं मैं अन्य समिति और उनके अध्यक्षों के संदर्भ में, तो संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये सभी पॉइंट भी एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय को मोजार्ट और मद्रास का लोकप्रिय नाम दिया गया है। तो इसका आंसर है ए.आर. रहमान को। और ए.आर. रहमान को द मोजार्ट और मद्रास के नाम से जाना जाता है और वह एक पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक और निर्माता हैं। और ए.आर. रहमान तमिल और हिंदी फिल्म उद्योग में काम करते हैं। और ए.आर. रहमान ने अभी तक कुल 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बेलाटा या ब्यालता लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर है कर्नाटक राज्य से। अर्थात बेलाटा या ब्यालता लोक नृत्य कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है और यह नृत्य फसल के मौसम के समाप्त होने का प्रतीक है। बात करूं मैं कर्नाटक राज्य के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्यों के संदर्भ में, जैसे कि यक्षगान, हुतरी, सुगी, कुनिथा, करगा और लंबी आदि। बात करूं मैं अन्य राज्यों के महत्वपूर्ण नृत्यों के संदर्भ में, तो जैसे कि कथकली और यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है चांगलो और यह नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है।
और नेक्स्ट है छऊ नृत्य, और ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि इनसेट का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, या भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। अर्थात इनसेट का पूरा नाम इंडियन नेशनल सैटेलाइट या भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक अर्थात सेंचुरी किस देश के खिलाफ बनाया। इसका आंसर है बांग्लादेश के खिलाफ। बात करूं मैं सचिन तेंदुलकर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सचिन तेंदुलकर ने 16 मार्च 2012 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक बनाया था। और सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के शेरे बांग्ला स्टेडियम में अपना 100वां शतक बनाया। और सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100वां शतक लगाने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति हैं। और सचिन तेंदुलकर का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ था। और सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला शतक ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में वर्ष 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। और सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम पेइंग इट माई वे है। और सचिन तेंदुलकर वर्ष 2014 में भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। और वह भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है। तो इसका आंसर है मैरी कॉम की। और मैरी कॉम मणिपुर की मुक्केबाज खिलाड़ी है। और मैरी कॉम लंदन 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। और मैरी कॉम वर्ष 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। बात करूं मैं मैरी कॉम को प्राप्त पुरस्कारों के संदर्भ में, तो इन्हें वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2009 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वर्ष 2006 में पद्मश्री, वर्ष 2013 में पद्म भूषण और वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु नदी किस राज्य में बहती है। इसका आंसर है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। और सिंधु नदी भारत में लद्दाख के दमयोक से प्रवेश करती है। बात करूं मैं सिंधु नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सिंधु नदी 3 देशों चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। और सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश श्रेणी के मानसरोवर झील के पास से है। और सिंधु नदी का मुहाना अर्थात सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। अब बात करूं मैं सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, जैसे कि झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, नुब्रा नदी, हुंजा नदी, सिगर नदी और जास्कर आदि प्रमुख नदियां हैं। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर ही बहती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। इसका आंसर है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अर्थात -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होते हैं। और यह इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। इसका आंसर है कलिंग राजा खारवेल से। अर्थात हाथी गुफा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। और हाथी गुफा शिलालेख उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर से 3 मील दूर उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। और यह शिलालेख अर्थात हाथी गुफा शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है और इसे ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। और यह शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। और इस शिलालेख में जैन धार्मिक प्रतीक भी हैं। और इस शिलालेख की खोज अर्थात हाथी गुफा शिलालेख की खोज 19वीं शताब्दी की शुरुआती वर्षों में इतिहासकार ए स्टर्लिंग ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लेटराइट मिट्टी में क्या अधिक पाया जाता है। इसका आंसर है आयरन। अर्थात लेटराइट मिट्टी में आयरन या लोहा अधिक पाया जाता है। और इसे अर्थात लेटराइट मिट्टी को मखरली मिट्टी भी कहते हैं। और इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर रूप से पाई जाती है। और लोहा ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का अर्थात लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था।
इसका आंसर है सिंह विष्णु। बात करूं मैं सिंह विष्णु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, और पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और इसकी राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित थी। और यह अर्थात सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था और सिंह विष्णु ने अवनी सिंहों की उपाधि धारण की थी। और सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि बराह मंदिर का निर्माण करवाया था और किरात उर्जनीय के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनानियों ने कौन सी कला विकसित की थी। इसका आंसर है गांधार कला। और गांधार कला शैली विशुद्ध रूप व धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तर मूर्ति कला शैली है, अर्थात पत्थर की मूर्ति कला शैली है। और इसका उदय अर्थात गांधार शैली का उदय कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के समय में हुआ था। और तक्षशिला, कपिसा, पुष्कलावती, बामियान, बेग्राम आदि गांधार शैली के प्रमुख केंद्र थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विदेशों से अनुदान के रूप में प्राप्त धन को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका आंसर है पूंजीगत प्राप्त श्रेणी में, अर्थात विदेशों से अनुदान के रूप में प्राप्त धन को पूंजीगत प्राप्त श्रेणी के रूप में रखा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि किस रासायनिक प्रक्रिया से चीनी कार्मेल सिरप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका आंसर है कार्मेलाइजेशन की प्रक्रिया से। और चीनी को कार्मेल में बदलने की रासायनिक प्रक्रिया को कार्मेलाइजेशन कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोणार्क नृत्य महोत्सव हर वर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर है दिसंबर माह में। और कोणार्क नृत्य महोत्सव हर वर्ष दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है और यह उड़ीसा राज्य के कोणार्क में सूर्य मंदिर के सामने होता है। और उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर को वर्ष 1984 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है। इसका आंसर है चौथी अनुसूची। और भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। बात करूं मैं भारतीय संविधान की अन्य महत्वपूर्ण अनुसूचियों के संदर्भ में, जैसे कि 8वीं अनुसूची, और इस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। और नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची, और इस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची, और इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची, और इस अनुसूची में शहरी स्थानीय निकाय संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो इसका आंसर है वर्ष 1928 में, अर्थात बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में हुआ था। बात करूं मैं बारदोली सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात के बारदोली में हुआ था। और इस बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और यह एक किसान आंदोलन था, अर्थात बारदोली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था जो सरकार के द्वारा लगान अर्थात कर की दर में 30% वृद्धि के विरोध में चलाया गया था। और इस बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही बारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। और इसी समय अर्थात बारदोली सत्याग्रह के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो का नारा दिया था। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और कस्तूरबा गांधी, मधुबेन पटेल, शारदाबेन और शारदा मेहता आदि प्रमुख महिलाओं ने इस सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। और बारदोली सत्याग्रह के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन था। और ब्रिटिश सरकार ने बारदोली में लगान वृद्धि की जांच के लिए ब्लूमफील्ड तथा मैक्सवेल समिति का गठन किया था। और इस समिति ने अर्थात ब्लूमफील्ड तथा मैक्सवेल समिति ने बारदोली में लगान वृद्धि को अनुचित माना था और लगान की दर को 30% से घटाकर 6% किया था। और इस प्रकार यह बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सफल रहा था। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।